Assalamu alaikum everyone. In today's session, we will be reviewing our submitted brand plan, one of the submitted brand plan. As I shared earlier, that we will not be able to discuss on all the brand plans, but definitely when like you have worked on your own brand plan, you can see which of the areas you have missed or you can also improve. So in today's session, our agenda is to review the submitted brand plan. Then we'll do further discussion on that, and then we'll discuss a case study, and then I'll give you a case study as well. तो अभी मुझे काफी सारे ब्रांड प्लान हैं वो सबमिट हुए थे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, जिनमें से मैंने जो ब्रांड प्लान सेलेक्ट किया है जो कि हम आज रिव्यू करेंगे वो दैट वाज सबमिटेड बाय मिस्टर लई. And reason of selecting this brand plan was that this is a very innovative product, and this is like recently being launched. People, it's becoming very popular, and if you will study this product further, then you will also enjoy. First thing. Second thing, there are a couple of participants जिन्होंने अपना brand plan अभी तक जमा नहीं किया. मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल आपसे शेयर की थी कि अगर दो एसोसिएट्स को एक असाइनमेंट दिया जाता है कि आपको कल सुबह 9 बजे तक अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, तो और उनमें से एक पार्टिसिपेंट जो है वो असाइनमेंट रियलाइज करता है घर जाके रात को कि भाई ये तो मैं पूरा नहीं कर सकता इस गिवन टाइम में, तो मैं इसको करने की कोशिश भी नहीं करता. और जो दूसरा पार्टिसिपेंट है वो जो सेकंड पार्टिसिपेंट है वो कोशिश पूरी करता है और सुबह आकर कहता है कि मैं 85% काम कर पाया, आप इसको मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूंगा. तो आप सबने एग्री किया था कि वो पार्टिसिपेंट ज्यादा बेहतर है जिसने 85% काम किया और बाकी में थोड़ा टाइम ले लिया बस उनके जिन्होंने बिल्कुल भी असाइनमेंट को उसको एफर्ट ही नहीं, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया तो ये तो इस टाइम में कोई नहीं. तो लाइकवाइज आई अंडरस्टैंड कि आप में से कुछ तो इवन मैंने देखा है कि जो फार्मडी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हैं रिसेंट उन्होंने फार्मडी कंप्लीट किया है, मार्केटिंग को बिगिनिंग है, पढ़ना शुरू कर रहे हैं. लेकिन जैसा भी ब्रांड प्लान आप बनाने की कोशिश जरूर करें, मुझसे वो शेयर जरूर करें ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको किस डायरेक्शन पे अपने आप को मदद करना है. तो हम लईक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना माइक जो है अपना वो अनम्यूट कर दें और उनका जो ब्रांड प्लान है वो अंदर रहा है डायरेक्टली यहाँ तो नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई. लईक साहब ने भी जो है ब्रांड प्लान वो हमें भेजा था पीडीएफ फॉर्म में, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया है पावर पॉइंट पे. जी लईक साहब, आर यू देयर, आर यू दस? लाइक साहब अच्छा, आई गेस देयर वाज सम इशू और तमाम लोग जो हैं वो शायद एडमिट नहीं हो पाए थे और अब जो है तमाम लोग एडमिट, ऐसा ही है. तो नाउ यू ऑल कैन हियर मी, प्लीज रिप्लाई इन चैट और रेज योर हैंड. यस सर. ओके. अच्छा ये बताइए कि इससे पहले भी आप मुझे सुन सकते थे वीडियो या अभी अभी इंटरव्यू है आपको अगेन?
एनीवन कोई भी बता दें। लाइक लाइक तो अभी तक नजर नहीं आ रहे अभी। ओके, तो अगेन मैं फिर ऐसा करता हूँ कि अपनी गुफ्तगू दोबारा शुरू करता हूँ। तो आज के सेशन में हम जो ब्रांड प्लान सबमिट हुए हैं उनमें से कुछ ब्रांड प्लान्स को डिस्कस करेंगे। आई गेस देयर वाज सम इशू फ्रॉम द अदर कंप्यूटर, और मैंने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी थी, लेकिन शायद आप सब लोग जो हैं वो अभी तक एंटर नहीं हुए। ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने अपने ब्रांड प्लान मुझे सबमिट किए हैं और मैंने उनको रिव्यू भी किया है। कुछ उनमें से बहुत अच्छे बने हुए हैं जिनमें मजीद एरिया इम्प्रूवमेंट तो है, बट स्टिल कंसिडरिंग कि आपने फर्स्ट टाइम ब्रांड प्लान बनाया, दो आर इम्प्रेसिव। और कुछ एक आध दो पार्टिसिपेंट के ब्रांड प्लान मुझे रिसीव नहीं हुए। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक चीज़ शेयर की थी कि इफ अ सीनियर असाइंस टू जूनियर दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क ओवरनाइट एंड ब्रिंग इट टुमारो एट 9 AM, उनमें से एक पार्टिसिपेंट ये अंडरस्टैंड करता है, घर जाके अंदाजा लगाता है कि ये असाइनमेंट की सूरत सुबह तक नहीं हो सकता, और उसको छोड़ दे। जब मैं 9 बजे तक कर ही नहीं सकता तो फिर ना करना बेहतर है। और जो दूसरा उसके अंदर एसोसिएट है वो कोशिश पूरी करता है, सुबह तक रात तक अपनी नींद कंप्रोमाइज करके मिनिमम नींद लेके जितना पूरा कर सकता है वो 85 या 90% टास्क कंप्लीट करके सुबह जाता है 9 बजे। और कहता है टास्क तो मैं भी नहीं कर पाया, लेकिन जिस हद तक कर पाया मैं करके आया, मुझे आधा घंटा और दीजिए, मैं टास्क कंप्लीट कर। Whereas the other person said, "I knew it. You had given time of 9 a.m. It was not possible to do it at 9, so I didn't do it." तो अल्टीमेटली इन दोनों में फर्क है। एक शख्स जो कि 85% काम लेकर आया और अब मजीद हाफ आवर में आपको काम कंप्लीट कर देगा, और दूसरा शख्स वो जिसने एफर्ट ही नहीं की, या एफर्ट की उसको प्रेजेंट नहीं करता, कुछ ना कुछ काम तो है उसने भी किया होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने भी आपको जो ब्रांड प्लान का असाइनमेंट दिया था, भले उसकी डेट गई है, भले वो आज डिस्कस नहीं होगा, लेकिन वो मुझे सबमिट जरूर करें, ताकि मैं उसको रिव्यू करके आपको इंडिविजुअली उस पर गाइड कर सकूं कि आपको क्या चीज मजीद बेहतर करनी है। लाइकवाइज आज डे एंड पे आज के एजेंडा का दूसरा हिस्सा ये है कि आज के ब्रांड प्लान को डिस्कस करने के बाद हम थोड़ा सा उस पर मजीद डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। उस केस स्टडी को डिस्कस करने के बाद मैं आपको फिर एक केस स्टडी बतौर असाइनमेंट दूंगा, जिसपे आपको अगले वीक में नेक्स्ट संडे तक जो हमारी लास्ट क्लास है उस तक काम करना है। और आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दैट। आप मुझे पता है रोज़ा भी है, थोड़ा टाइम भी निकालना पड़ता है रमज़ान में, बट आप चाहे वो मैंने इसीलिए असाइनमेंट ऐसा लिया है जो फार्मा से रिलेटेड है, तो उसके आने पर मैं आपकी तरफ। तो हम अब आज की जो ब्रांड प्लान हमने पार्टिसिपेंट के सबमिटेड ब्रांड प्लान में सेलेक्ट किया है उसकी तरफ जाते हैं। तो ये लेट्स ओपन फाइल। Like sir, you are with us? Like sir, you are with us? अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिए। जी जी, लाइक साहब। लाइक साहब, अपना माइक आप चाहें तो अनम्यूट कर लें, ताकि बीच में अगर हमें आपसे कोई कहीं राय लेनी हो या क्वेश्चन पूछना हो तो हम पूछ। श्योर सर। आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, कन्वीनियंट फॉर यू। श्योर सर। अच्छा, लाइक साहब, so everyone, why I selected this product? आपके तमाम ब्रांड प्लान्स बहुत अच्छे थे। बाकी भी जो पार्टिसिपेंट ब्रांड प्लान सबमिट किए थे उन पे इंडिविजुअली जब आप मुझसे बात करेंगे
तो मैं अपने इंडिविजुअल सेशन के अंदर या डिस्कशन के अंदर उस पे इंडिविजुअली भी गाइड करूँगा। जो लाइक का ब्रांड प्लान सेलेक्ट करने की वजह थी वो ये कि दिस प्रोडक्ट इज़ वन ये रिसेंटली मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस एंड दिस इज़ अ ह्यूज चेंज बिकॉज़ जहाँ पर डायबिटीज़ का सबसे बड़ा इश्यू ये था कि पीपल वर अनएबल टू मॉनिटर देयर डायबिटीज़ टाइमली, प्रॉपर्ली एंड दे वर एक मेडिसिन एक बॉडी मिसमैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मीन्स हैविंग कॉम्प्लिकेशंस। तो ये प्रोडक्ट जो है वो लाइक हमने सेलेक्ट की। तो लाइक यू आर विद अस? Yes, sir. Okay, great. So, screen isn't visible. Screen is not visible. आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नहीं, it's visible. It's visible. तो जी मैं अगेन आई एम सॉरी ये प्रेजेंटेशन जो लाइक आपकी थी वो लगने में सॉरी थी। जी लाइक साहब, तो अब ये लाइक साहब की जो प्रेजेंटेशन है ऑन कंटिन्यूअस ग्लूकोज मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए हमें। लाइक वैसे तो ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आप थोड़ा सा ब्रीफ करें क्या प्रोडक्ट है, कहाँ इस्तेमाल होती है, कब लॉन्च की है। बेसिकली कंटिन्यूस ग्लूकोज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक तरीके से आपके पास एक उन्होंने प्रिवेंटिव सिस्टम प्रोवाइड करा है डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स के लिए। इसका बेसिक मकसद ये है, द आइडिया टू इनिशिएट दिस सिस्टम इसके जो पेशेंट्स डायबिटीज के होते हैं दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स हैविंग एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया एंड दैट एपिसोड्स गॉट अननोटिस्ड, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। लेट सपोज हम कह सकते हैं कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस हो सकते हैं और साथ साथ पेशेंट जो है उसको फेटल एपिसोड में भी जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में भी आपके पास ज़्यादातर जो सिम्टम्स आते हैं उसमें जो मोस्ट लाइकली सिम्टम्स होते हैं वो फेटनेस के होते हैं, डिजीनेस के होते हैं, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह के होते हैं। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रैक मैनेजमेंट के अंदर ये देखना पड़ता है कि उनकी ग्लाइसेमिक लेवल्स जो है वो कंट्रोल है कि नहीं। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए एक प्रोडक्ट बेसिकली डिजाइन की गई थी, ग्लूकोज मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो इनिशियल वर्जन बेसिकली लॉन्च हुआ था वो हुआ था सिंगल ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें यूजुअली जो है वो पेशेंट्स जो है वो अपना जो है फिंगर टिप के थ्रू ब्लड टेस्ट जो है वो करते थे और उनकी जो शुगर थी वो नोट कर ली जाती थी जनरली जो है फास्टिंग में और जो रैंडम एपिसोड्स थी उसके अंदर। अच्छा, इशू इसमें ये आता था कि मोस्टली पेशेंट्स को जो है वो पिंचिंग की वजह से जो अनकम्प्लायंस का एक फैक्टर आता था, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट्स वर नॉट दैट मच कॉम्प्लिसेंट टू यूज दैट डिवाइस फ्रीक्वेंटली। उसको सामने रखते हुए जो है उसको डिवाइस जो टेक्नोलॉजी थी उसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया और कंटिन्यूस मैनेजमेंट डिवाइस का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया जो गालिबन 2012 के बाद लॉन्च हुआ था। उसके अंदर हुआ यह था बेसिकली कि उन्होंने
जो है वो एक डिवाइस जो है वो सब डर्मल इंस्टॉलेशन के फॉर्मेट में लॉन्च की थी। उसके अंदर होता यह था कि आपकी जो डिवाइस थी वो आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दी जाती थी फॉर फॉर ड्यूरेशन ऑफ अराउंड आई गेस कुछ कंपनीज ने उसको 1 महीने के लिए किया था, कुछ कंपनीज ने उसको ज्यादा कर रखा था। और वो आपकी बॉडी के अंदर रहती थी और वो आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे या हर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको स्कैन करते थे, आपके पास उसकी रीडिंग आ जाती थी। इसमें जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि क्योंकि ये सबडर्मल इंस्टॉलेशन थी तो उसमें चांसेस थे जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस पेशेंट्स को ये होती थी कि उनको प्रॉपर लोकेशन अवेलेबल नहीं होती थी। अगर वो लोकेशन पे कर लेते थे तो वहाँ पर वो उनको उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी जो है वो अपनी रूटीन को एडजस्ट करने में इशू आता था। उन सबको सामने रखते हुए जो है वो मेरे ख्याल से जो एक कंपनी थी एबर्ट, उसने ये काम ये किया कि उसने उसको और थोड़ा सा फॉर्मलाइज करा, थोड़ा मॉडर्नाइज करा और उसने निकाली फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जो बेसिकली पेशेंट्स के लिए इसलिए आसान है कि पेशेंट्स को जो है उसको एक दफ़ा इंस्टॉल करना पड़ता है और उसकी जो मॉनिटरिंग रीडिंग्स हैं वो स्टार्ट होने के बाद अब हर 5 मिनट से 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के दौरान एवरी जो 10 सेकेंड्स के अंदर उसकी रीडिंग रिकॉर्ड होती है और वो रियल टाइम पे रिकॉर्डिंग हो रही है। और उसको उन्होंने अब जो इम्प्रूव करके ये कर दिया है कि जो उसका लेटेस्ट वर्जन आया है, जो एबॉट लिबरे 2, जो अभी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, 3 लॉन्च होने वाला है तो 2022 के अंदर। तो उसमें 2000 जो एबॉट लिबरे 2 है उसमें उन्होंने ये एडवांटेज दे दी है कि आपका जो डाटा है वो रियल टाइम पे रिकॉर्ड होगा 8 घंटे के लिए, और 8 घंटे के अंदर आप जब भी चाहेंगे फीफो बेस के ऊपर आप उसकी जो इवेल्युएशन है वो कर सकते हैं। 8 घंटे बाद वो डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा और नया जो नेक्स्ट साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी सर। हाँ लेखक, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताया। नाउ आई गेस ऑल द पार्टिसिपेंट नो दैट विच प्रोडक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें बहुत अच्छा होता है कि हम शुरू में अगर एक पिक्चर लगा देते कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और एक तरीके से आप सब समझ गए कि डायबिटीज मॉनिटरिंग के लिए प्रीवियसली क्या किया जाता था कि एक वो डायबिटिक एक छोटा सा ग्लूकोमीटर आता था जिसमें आप जो है वो प्रिक करके ब्लड निकालते थे, ग्लूकोमीटर पे ब्लड डालते थे और वो बता देता था कि इस लम्हे आप चाहे फास्टिंग पे हैं या रैंडम कंडीशन में इस वक्त आपका ब्लड शुगर कितना है और क्या आपको दवा लेने की जरूरत है, दवा बढ़ाने की जरूरत है, इधर आपकी दवा काम कर रही है या नहीं कर रही। अब सिचुएशन ये हो गई है कि एक जो विद द स्किन यहाँ पर एक जो है सेंसर लग जाता है। वो सेंसर 24 घंटे मॉनिटरिंग करता रहता है आपके ब्लड ग्लूकोज की, फास्टिंग में, रैंडम में, हर वक्त में, और एक दूसरे डिवाइस में उसका डेटा महसूस करता है। ऐसे ही है जैसे आप अक्सर देखते हैं कि अब आपके पास मोबाइल होता है या आपके पास रिस्ट वॉच होती है और आप जब वॉक करते हैं तो आपके टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग डे बाय डे and it tells you how many steps you have walked today, how many floors you have how many floors you have taken. So ultimately, likewise, now glucose monitoring is also using this technology. For 24 hours, you can monitor that what was your glucose level before meal, after meal, or any particular time, and you don't need to use the steps again. इसमें सर मैं This is the product we have selected. मैं इसमें सर 2-3 चीजें ऐड कर देता हूँ। नहीं, लाइक हम एक प्रोडक्ट जो की मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे ना, ठीक है, लाइक आई एम सॉरी, हम जी जी प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे कि हम वी आर नॉट डिस्कसिंग द प्रोडक्ट हियर। हम अब ऐसा ऐसा जाएंगे कि उसका जो ब्रांड प्लान वाला पार्ट है कि वो जो आपने ओके किया सर। है, जिस तरह मैं अब जब मैं ब्रांड प्लान रिव्यू कर रहा था, डेफिनेटली प्रोडक्ट में आगे जो इसके एडवांस्ड फॉर्म्स आ रही हैं उसमें मजीद भी और डिटेल्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट है जो हमने सिलेक्ट। अच्छा, अब जब आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की, बिकॉज दिस मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, although this is a very advanced product, but it is not so that these products were not like there was no other product available. Products were available which were not this much advanced, but they were giving some service. So even then you have to highlight some little bit about disease summary. What is diabetes? बिल्कुल ठीक किया लाइक सर ने यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, पूरी डिजीज की जो समरी है वो प्रेजेंट की। देन हमारे मुल्क में कितनी इसकी परसेंटेज है, ग्लोबली कितनी परसेंटेज है, किस तरह से जो है ग्रोथ आ रही है डायबिटीज में। इससे अंदाजा होता है कि जिस मार्केट में आप इस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट कितनी पोटेंशियल है, मार्केट का करंटली साइज क्या है। सर और इसमें सर मैं 2-3 चीजें थोड़ी सी ऐड कर दूंगा। सर डायबिटीज टाइप 1 के लिए ये सेगमेंट जो है बहुत फीजिबल रहा है, बहुत कैलकुलेटर रहा है, बहुत क्या उसको पोटेंशियल रही है टाइप 1 डायबिटीज के लिए। लेकिन जैसा हमें पता है कि साउथ एशियन बेल्ट और जो मेडिटेरियन बेल्ट है इसके अंदर हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स का जो रेशियो है वो
अगर हम प्रेवेलेंस के तौर पे देखें या अगर हम डेमोग्राफिकली देखें तो 3rd नंबर पे आता है। पाकिस्तान में या इंडिया में 3rd नंबर पे आता है, और जिस कंट्री में 4th या 5th नंबर पे आता है। उस लिहाज से ये बेल्ट बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है इस सेगमेंट को टैप करने की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि आपने हाइपोग्लाइसीमिया को क्यों मेंशन किया, अगरचे कि हाइपोग्लाइसीमिया रिलेटिवली रेयर सिचुएशन है, बट डेफिनेटली दिस दिस डिवाइस कैन हेल्प यू। बाद में मैंने सोचा कि यूजुअली इट इज बीइंग इंस्टॉल्ड टू मॉनिटर दैट इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया, but because it's monitoring for 24 hours, so it can also tell you how many episodes of hypoglycemia you face. तो हाइपरग्लाइसीमिया तो मॉनिटर हो रहा होता है कंटिन्यूअसली, हाइपोग्लाइसीमिया में मॉनिटर होता है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद डिजीज की, अच्छा लेकिन अब हम आते हैं ब्रांड प्लान के साथ। ठीक है, कि आपने डिजीज की डिटेल्स बहुत ज्यादा बयान, एक लिहाज से अच्छा है कि आपने इससे काम बहुत अच्छा किया, आपने बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन गैदर की है। लेकिन जब हम ब्रांड प्लान की समरी की तरफ जाते, ब्रांड प्लान पे जाते हैं, तो एक तो जो पहला हिस्सा था एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी पूरे ब्रांड प्लान की समरी होती है, यानी इसमें आपने सिचुएशन एनालिसिस भी लिखनी है, उसमें आपने सेगमेंटेशन जो बाद में आप प्रेजेंट करेंगे कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया, उसको भी एक मुख्तसर डिटेल के अंदर लिख देना है। जो आपका डाटा एनालिसिस के नतीजे में इन्फ्रेंसेस थी उनको भी मेंशन करना है, उसके नतीजे में ड्राइव होने वाला सेगमेंट टारगेटिंग वो भी मेंशन करनी है, पोजीशनिंग आपने क्या ड्राइव की है, और फिर आप कौन सी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी यूज करते हुए, कितने रिसोर्सेज यूज करते हुए क्या अचीव करेंगे ये। यानी कि अगर कोई शख्स सिर्फ पहली 3 स्लाइड्स पढ़े, कोई आप यानी कि सीनियर मैनेजमेंट में कोई सिर्फ एग्जेक्टिव समरी की 3 स्लाइड्स पढ़े, यूं समझें कि वो आपके पूरे ब्रांड प्लान को मुख्तसरन समझ, शुरू में इसमें क्या है, मिडिल में क्या है और एंड में। ओके, तो देन कमिंग टुवर्ड मार्केट नीड्स। अच्छा, अगेन फिर आपने रीजनल ओवरव्यू दिया है कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसी है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसा है, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, पेशेंट अवेयरनेस और यूजेबिलिटी जो है वो आपने देखी है। आई गेस ये आपकी वो पहली वाली प्रेजेंटेशन थी जिसमें आपने पहले डिजीज ओवरव्यू। ये सर, ये मैंने जो आपको एक पूरा का पूरा सेगमेंट के हवाले से भेजा था, और एक फिर मैंने ब्रांड प्लान के हवाले से भेजा था। अब हम डिजीज का थोड़ा सा हमें अंदाजा हो गया। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन करना है मुझसे या लाइक से यहाँ पे, तो यू कैन रेज हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड या ओके, चलें हम अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? एग्जेक्टिव समरी, ओवरव्यू, सिचुएशन एनालिसिस, स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव एंड 1 ईयर टेक्निकल प्लान। तो एग्जेक्टिव समरी में इन्होंने जो लेख साहब ने अगर आप देखें तो मेंशन किया है कि जो टोटल अगेन डिजीज समरी यहाँ पे थोड़ी सी मेंशन की है। जो सेगमेंट है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का, सीजीएम मींस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, वो हाईएस्ट ग्रोथ शो कर रहा है। मींस कि आपने प्रोडक्ट एक ऐसी सिलेक्ट की है जो कि हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर है। अच्छा ओके, ग्लोबली भी उसको हाईलाइट कर दिया कि उसका वॉल्यूम कितना हो गया है, और उसकी जो कैगर है, कैगर से क्या मुराद होती है? कम्युलेटिव ग्रोथ। एक तो होती है ग्रोथ के लास्ट ईयर के मुकाबले में दिस ईयर आपने 10% से ग्रो किया है या 12% ग्रो किया
कैगर तब आती है जब आप तकरीबन 3 to 5 years का डाटा ले रहे होते हैं। 5 year के डाटा के अंदर कि पिछले 5 साल की जो एवरेज ग्रोथ है वो कितनी आ रही है, वो कैगर में हम देखते हैं। सर इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है? ये फ्यूचर की शो कर रही हैं जो कि 25% एक्सपेक्टेड है 27 तक, ये तकरीबन 8 साल का कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी लाइक सर। सर मैं एक बात बोला, कगार की जो वैल्यू होती है, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर प्लांट प्लान्स में भी और समरीज के अंदर, ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का। तो उसकी जो है वो एक तरीके से मार्केटिंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कगार की? इसकी अहमियत क्या है कैगर की, आप पूछ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। मैंने जैसे भी अर्ज किया ना कि देखिए मिसाल के तौर पे देयर इज अ प्रोडक्ट व्हिच grew well in 2015 and then it declined in 2016. It again grew slowly in 17 and then grew well in 18, then declined in 19. यानी कि कुछ चीजों की ग्रोथ जो होती है zigzag। मिसाल के तौर पे अगर हम 3 साल की है, एक प्रोडक्ट है जो पहले साल 30 ईयर्स से ग्रो की, सेकंड ईयर वो 0% से ग्रो, और थर्ड ईयर फिर वो 10% से ग्रो। तो एवरेज ग्रोथ क्या होगी 3 साल? एक साल 30, एक साल 0 और एक साल 10। जरा कि आप तीनों को ऐड करेंगे 30 + 0 + 10 40 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो जब डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये तकरीबन 13.3 आएगा, व्हिच मींस कि एक साल तो बहुत अच्छी ग्रोथ थी 30%, लेकिन 3 साल की एवरेज ग्रोथ बन गई है 13%। तो जब कैगर हाई होता है लाइक 25%, इसका मतलब ये है कि तमाम इन 3 सालों में हो सकता है किसी साल ये 30 से ग्रो करे, किसी साल 20 से ग्रो करे, लेकिन एवरेज ग्रोथ भी 25 रहेगी, व्हिच इज वेरी गुड कैगर। मतलब अग्रेसिव स्ट्रेटजी रहेगी बेसिकली। ये स्ट्रेटजी तो आप यानी फिलहाल क्योंकि मार्केट, हम बात करें कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की, तो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जो मार्केट ही बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो चाहे वो अगर आप उसको ग्रैब नहीं करेंगे, कोई और अपनी प्रोडक्ट आकर ग्रैब कर लेगा। ओके ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने इसमें एग्जेक्टिव समरी मेंशन करने के बाद आपने इसके प्रोडक्ट के फीचर्स बेनिफिट कर दिए, मेंशन कर दिए। ठीक है, यू हैव हाइलाइटेड ब्रीफ अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद आपने एक्सटर्नल एनालिसिस किया है। अब ये क्रिएटिंग इमेज ऑफ XYZ डायबिटिक केयर कंपनी, यानी आपने इस ब्रांड प्लान में ये शो किया है कि आप एबर्ट के कंपटीशन में सेम ऐसी ही प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं XYZ कंपनी से। सर मैं बेसिकली मैंने XYZ एज एन कंपनी शो की है, लेकिन मैं प्रेजेंट एबर्ट के प्रोडक्ट को कर रहा हूं। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं कि आप एबर्ट की प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते तो कैसे लॉन्च? यस ठीक है, तो आपकी, अच्छा आप मुझे बताएं, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटाइज टारगेटेड सेगमेंट। अब आपकी एग्जेक्टिव समरी खत्म हो चुकी है ना? सर मेरी कोशिश तो थी, लेकिन आप जैसे अगर चीजें हाईलाइट करेंगे तो मैं उसको फिर इंक्लूड कर दूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी एग्जेक्टिव समरी का पार्ट खत्म हो चुका है। मैंने सर जी बिल्कुल, इसमें तो मैंने बस वहां तक बात की, इसके आगे मैं लेके नहीं गया। इसके बाद मैंने एक्सटर्नल एनालिसिस शुरू कर दिया था। अब ये जो आपने एक्सटर्नल एनालिसिस में लिखा है कि हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप, HCP, GP, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट, ये आपकी टारगेट कर लिया, सेगमेंट भी आइडेंटिफाई कर लिया और टारगेट भी यही मेंशन कर दिया है। जी सर। कैसे, मतलब हाउ यू डिसाइडेड कि ये आपका टारगेटेड सेगमेंट है? सर देखें, अगर मैं ये बात करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपसे लेट सपोज मैं देखता हूँ, जो मैंने हाइपोथेटिकली जो मैंने टारगेट आइडेंटिफाई करा है अपने एनालिसिस के अंदर, वो ये देखा है कि इन पाकिस्तान एंड इंडिया व्हाट वी आर सीइंग दैट कि मोस्टली जो आपके पास टैप इन की जाती है मार्केट के अंदर, या जो भी सेगमेंट आइडेंटिफाई किया था वो जनरली किए जाते हैं थ्रू कंसल्टेंट से थ्रू किए जाते हैं, या थ्रू हॉस्पिटल्स किए जाते हैं, या थ्रू जो आपके पास KOLs होते हैं उनके थ्रू किए जाते हैं, या जो आपके पास प्रीवियस सेगमेंट्स के अंदर लोग एंगेज रहते हैं उनके थ्रू किए जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को सामने रखते हुए ये लोग नहीं, देखिए आपको बात कोई कह रहा है आपने हाइपोथेसिस के अंदर लगाया होगा, लेकिन हमने ब्रांड प्लान की जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जब हम ब्रांड प्लान को पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि आपका जो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग है वो डेटाबेस। ओके सर, डेटाबेस होगी बिल्कुल। सर ये डाटा मैंने देखे, मैं बताऊं, मैं बताता हूँ सर आपको। देखिए मैंने 2-3 जर्नल्स के आर्टिकल्स देखे थे सेकंड डाटा के तौर पर, देखे। उसको देखते हुए फिर मैंने अपने जहन में एक जो है वो
मैपिंग करी थी कि हमने कौन से एरियाज को फोकस करना है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं, जैसे मैंने बात की एबर्ट लिब्रे के हवाले से, तो एबर्ट लिब्रे जो है उसको बहुत तेजी के साथ, जैसा मैंने 2-3 स्पेन के आर्टिकल्स देखे थे, 2-3 मैंने इंडिया के आर्टिकल्स देखे थे, 2-3 मैंने जीसीसी के आर्टिकल्स देखे थे, उसके थ्रू मैंने जो है वो कंक्लूड किया था कि भाई देखें, बात ये है कि आपने जरूर कोई ना कोई बेसिस होती है। जब आपने ये स्लाइड बनाई और आपने यहाँ पे 5 सेगमेंट लिखे, तो स्टडी करके लिखा होगा। मेरी मुराद ये, वो जो आपने स्टडी किया था ना, तो इससे पीछे यहाँ आना चाहिए। ठीक है सर, मैं ऐड कर दूंगा। क्योंकि आपने क्या एनालिसिस किया, आपने कौन सा फैक्टर देखा मुझे नहीं पता। आपने फीचर बेनिफिट लिख के और डायरेक्ट उसके बाद आपने लिख दिया कि मैं इसको इन सेगमेंट्स में मार्केट करूंगा, एसटीपी को, जीपी को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट। बेसिकली हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। आप सेकंड है, मैंने कुछ जर्नल जी बिल्कुल, मैंने आर्टिकल्स, आपका कोई प्राइमरी रिसर्च से भी हो सकता है ताल्लुक, आपने मुख्तलिफ प्राइमरी रिसर्च को देखा और उसके बाद पता चला कि ये वो सेगमेंट्स हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं या करते हैं। ओके सर। या फिर आप हो सकता है कुछ सेकेंडरी डेटा देखें, या एमएस का या कहीं सर, मैंने आर्टिकल्स देखे थे और मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है सर। हाँ, यहाँ इससे पहले आपको हमेशा ऐड करने, ताकि जो ऑडियंस है आपकी, जो आपकी ब्रांड प्लान को देख रही है, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट है, आपके बॉस हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, उसको पता ये चले कि ये जो 5 सेगमेंट इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं हमारी ब्रांड के लिए, वो कैसे ये क्यों आइडेंटिफाई किए। ठीक है, तो हमेशा आपको उसके पीछे एक रेफरेंस देना है कि मैं ये जो डाटा मेंशन कर रहा हूँ, मेरी गट फीलिंग नहीं है। कुछ जगहों पे आप गट फीलिंग भी लगाते हैं, लेकिन जब आप ब्रांड प्लान बनाते हैं तो गट फीलिंग की इंपॉर्टेंस बाद में आती है। ठीक है, मतलब वेटेज आपके पास क्या है कि आप जी आपके पास लॉजिक क्या है इस्तेमाल। अब ये जो दूसरी प्रोडक्ट है डेक्सकॉम, मेट्रॉनिक और एबल, ये डेक्सकॉम और मेट्रॉनिक भी पाकिस्तान में आ चुकी हैं। सर डेक्सकॉम जो है वो आगा खान के थ्रू हो रही है, और मेट्रॉनिक जो है वो भी किसी सेकेंडरी हॉस्पिटल के थ्रू हो रही है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में और लाहौर में 2-3 ये प्राइवेटली हो रही है। इन्होंने डायरेक्टली जो है वो उसको मार्केट लेवल में लॉन्च नहीं करा। डेक्सकॉम जो है वो आगा खान के थ्रू सप्लाई की जा रही है, और मेट्रॉनिक सर इनको उन्होंने मार्केट में फ्लोट नहीं करा, इन्होंने ये जो फ्रेंचाइजिंग करी है, उन्होंने हॉस्पिटल के साथ कोई एमओयू साइन किया, उसके थ्रू हो रहा है। डेक्सकॉम आगा खान के अंदर है। जी सर, but you see them as your competition. Yes, I see them as my competition. पाकिस्तान में आगा खान के थ्रू हो रहा है डेक्सकॉम 6 G6। ये जो किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, ये कैसे आपकी टारगेट मार्केट होगी? सर किडनी डिजीज के पेशेंट्स में अगर आप देखें तो 4th मोस्ट कॉमन जो कोमॉर्बिड्स आपके पास आ रहे होते हैं वो किडनी डिजीज आ रहे होते हैं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट्स को देखें, ज़्यादातर जो कोमॉर्बिड्स वाले पेशेंट होते हैं उनमें फ्यूचर में ये प्रोग्रेसिंग होती है कि उनके पास कोई ना कोई किडनी के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसको सामने रखते हुए अगर हम प्रिवेलेंस की बात करते हैं, अगर हम जो है वो डिग्री डिजीज प्रोग्रेशन या एज प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास 60% चांसेस होते हैं या तो कार्डियोमेटाबोलिक सिंड्रोम की तरफ जाते हैं, या जो है वो आपके पास जो नेफ्रोटिक या किडनी डिजीज की तरफ जा रहे हो। इस वजह से मैंने इस सेगमेंट को शामिल करा। अब बाकी पार्टिसिपेंट नहीं, कभी आपसे मेरा सवाल नहीं है, बाकी पार्टिसिपेंट्स में से कोई मुझे बताए कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ख्याल ये है कि लाइक आपने जो बात कि किडनी के पेशेंट में भी डायबिटीज काफ़ी हद तक कई दफ़ा देखी जाती है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें किडनी डिजीजेज बहुत फ्रीक्वेंटली नजर आती हैं, खासतौर पर कम्युनिकेशन। आपकी नॉलेज में ये बात है कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्यों होता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें बाद में किडनी डिजीजेज या रेटिनल डिजीज जो है वो नजर आने लगते हैं? सर उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जो मेडिकेशंस, और अगर उनकी ओके सर। आकाश, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, उसमें बेसिक रीजन ये है कि जो डायबिटीज का पेशेंट है या डायबिटिक है, उसमें ये है कि सर विद द पैसेज ऑफ टाइम नेफ्रोपैथी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली कोमॉर्बिडिटी की तरफ जाता है, और वो जो किडनी है उसका भी पेशेंट हो जाता है। नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, न्यूरोपैथी भी होती है, रेटिनोपैथी भी है, यानी कि वो पहले डायबिटीज का पेशेंट होता है और फिर कॉम्प्लिकेशन से जी सर। सॉरी सर, मैं समझा नहीं। प्राइमरी डायबिटीज का पेशेंट
होता है, और डायबिटीज जब उसकी प्रॉपरली मैनेज नहीं होती तो वो उसके बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देती है। ऐसा ही है सर। थैंक यू, अपना माइक अपने यूज कर लें। तो इसका मतलब है कि फिर वो जो डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ये सेगमेंट के अंदर, पेशेंट सेगमेंट नहीं, डॉक्टर सेगमेंट के अंदर जो है ना, वो हम देख सकते हैं कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उनके पास भी ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं जहाँ पे पेशेंट की डायबिटीज वेल मैनेज नहीं है, तो दूसरे और ठीक है, मतलब इसको यहाँ से मैं हटा दूँ? नहीं, ठीक है, लेकिन आप इसको इसको सेगमेंट में देखिए। आपने टारगेट पेशेंट सेगमेंट जो है ना, पेशेंट सेगमेंट अगर आप किडनी डिजीज का लेंगे, तमाम किडनी डिजीज के पेशेंट को डायबिटीज नहीं होती, लेकिन जी सर, तमाम बिल्कुल नहीं डायबिटीज होता। के पेशेंट को किडनी डिजीज होने का खतरा नहीं, होता है। हो सकता, होता, बिल्कुल होता, 60% यानी कि चांसेस वो जो होते हैं। आपका सेगमेंट है उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं कि भाई आपके पास जो पेशेंट आ रहा है और वो प्री डायबिटिक है, अगर ये ऑलरेडी डायबिटिक है तो उसको आप कहीं भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये आपका प्राइमरी सेगमेंट नहीं हो, क्योंकि वो क्या कहते ठीक है हैं, सर। कभी कभार मॉनिटर करवा लिया करो, कभी कभार टेस्ट करा लिया करो, किट रख लो घर में एक, है ना। आपको तो वो जी पेशेंट जी। चाहिए जो कि डे टू डे हर रोज उसको अपनी शुगर मॉनिटर तो करे। मैं इसका एक तो और आपका सेगमेंट बना के उसमें रख सेगमेंट देता हूँ। फैमिली फिजिशियंस आपका सेगमेंट होगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और फिजिशियंस। अभी भी हमारे मुल्क में स्पेसिफिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बहुत कम है। जो जी अभी सर, भी बिल्कुल। डायबिटीज की प्रोडक्ट ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं वो कौन करते हैं? जनरल फिजिशियन। फैमिली तो फिजिशियन। आपका प्राइमरी, वही मैंने कहा, अगर आप डाटा साथ में लगाते हैं, डाटा से फिर हमें ये पता चलता है कि डायबिटीज की प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब सबसे ज्यादा कौन कर रहा है। जब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब कौन कर रहा है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये पेशेंट क्या किसके पास। ठीक है फिर सर, ये मैं आपको इसको MIP देखता हूँ। के या ब्लू बुक के डाटा। मैं देखता हूँ सर, इसको किस तरह से इसको लगा सकता हूँ, मैं इसको कोशिश करके इसको भी ऐड करके वो दूँ। ओके, ये अभी जो है नंबर, ये टेंटेटिव नंबर है या कोई रियल नंबर है? सर ये टेंटेटिव नंबर है, मैंने कुछ सेकेंडरी डाटा सा लिए थे, और कुछ ये है कि मैंने टेंटेटिव भी डाल दी, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो मिल नहीं रहा था। ठीक है, अब मुझे ये बताइए इसमें कि ये जो डाटा है, टेंटेटिव डाटा यूज किया है, अरीशा, आप अपना माइक जरा अनम्यूट करें, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। ये एक टेंटेटिव डाटा है, क्योंकि आपने मुझसे अलग से टेंटेटिव डाटा पे कुछ जी सर। क्वेश्चन पूछे थे, अलग से जी जी। हेल्प ली थी। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए। अब मुझे ये बताएं कि ये एक टेंटेटिव डाटा यूज किया है लईक साहब ने, जी सर। ये ठीक है? हम्म, इसमें तकरीबन। कोई इशू तो नहीं है? सर थोड़ा यूनिट्स सा एक आपकी साथ लिख आवाज़ मुझे लिए हैं। कम आ रही है जरा। सर यूनिट्स एक साथ लिख लिए हैं। हम्म? मतलब यूनिट्स आपके एक साथ लिख लिए डबल जीरो वाला पोर्शन में, आई गेस। यूनिट्स में डबल ओ वाला एक पोर्शन है, एक सेकंड पोर्शन ट्रिपल ओ वाला है। डबल वाले में आई गेस कोई वो तो इशू लग रहा है। कुछ इशू लग रहा है। अच्छा लाइक, अब आप मुझे बताइए, लाइक देयर, जी लाइक साहब, हेलो लाइक, आई कैन नॉट हियर यू। अच्छा चलें। देखिए, एक तो ये कि जब आप ये यूनिट सीखते हैं, ये आईएमएस का एक फॉर्मेट होता है। आईएमएस में आमतौर पे क्या करते हैं कि आपका टेबल में, क्योंकि रोज बहुत, जब ज्यादा बड़ी रोज हो तो विजिबिलिटी उसकी बहुत कम हो जाती है। तो ऊपर ब्रैकेट में जो डबल जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि नीचे जो भी फिगर है इसमें डबल जीरो ऐड कर, ठीक है। अगर ये 2000 यूनिट्स हैं, तो बेसिकली आप इसमें जब 20 ऐड करेंगे तो ये 200,000 यूनिट, 200,000 यस। 200,000 यूनिट, ठीक है। 2000 से 2 लाख हो जाएंगे। इस डबल जीरो के नीचे जो 10,000 लिखा हुआ है, वो मुझे वो मे बी टोटल मार्केट है, मे बी 10,000 अगर उसमें आप डबल जीरो ऐड कर दें तो वो टोटल मार्केट। अच्छा, अब हम जब टेंटेटिव डाटा यूज करें या डमी डाटा यूज करें तो दो तीन चीजों का आपने ख्याल रखें। अब ये बताइए कि ये जो कैलकुलेटर आप में से किसी के पास है, आप कैलकुलेटर यूज करें और 2000 को आप मल्टीप्लाई करें 48,000, 200,000 मल्टीप्लाई बाय 48,000, कितना हुआ अरीशा?
48,000 ना सर? It is about 200,000 9. multiply by Yes, it is about 96 lakh. no, this is about 9 billion. 9 million. There I am. अच्छा, अब like for like and for all of you, whenever even you are using a dummy data or you are using a real data, always recheck it before present. अब हमने क्या किया कि सामने हमारे लिखे हुए हैं जो पहली प्रोडक्ट है एबर्ट लिबरी 2+1 सेंसर, इसमें यूनिट्स हैं 200,000, ठीक है ना? हाँ, 200,000 यूनिट है और प्राइस लिखी हुई है 48,000। भले ये डमी डेटा है, लेकिन यूनिट को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो वही आनी चाहिए ना कि जो कैलकुलेटर बताता है। कि जब आप डमी डेटा भी यूज करें तो आपने इसके अंदर जो फिगर्स हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं, चाहे वो डमी डेटा है। अच्छा, सम टाइम ये मैं क्यों उसको रुक कर क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, हम बहुत दफा आईएमएस से डेटा कॉपी कर रहे होते हैं तो कोई एक जीरो आगे पीछे हो जाता है, कहीं कोई 1 की जगह 9 प्रेस हो जाता है, और हम जब वो अपनी मैनेजमेंट के सामने डाटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जैसा ये मैंने पिक कर दिया, मुझे तो बहुत मोटी मोटी मिस्टेक लग रही है कि 9 बिलियन लग रहा है कि होने जाएगा इस नतीजे में, क्योंकि 48,000 प्राइस है, 200,000 है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ डाटा है 105 मिलियन है, मतलब 9 बिलियन और 105 मिलियन में बहुत फर्क है। तो लाइकवाइज जब भी आप अपना डाटा यूज करें, चाहे वो कंप्यूटर से उतारें, चाहे वो आईएमएस प्लस से लें, चाहे किसी बुक से लें, उसको एक मरतबा रीचेक यूज करिए, ठीक है, उसमें कोई गबल्ला ना हो, ठीक है। तो दिस कॉल्ड गबल्ला कि आपसे वो कोई जीरो एक ज्यादा प्रेस हो गया, कहीं 9 की जगह 8 प्रेस हो गया, 8 की जगह 9 प्रेस हो गया, तो ऑलवेज रीचेक योर डाटा। अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने मार्केट शेयर एज्यूम ये किया है कि तकरीबन चारों प्रोडक्ट्स का एक जैसा मार्केट शेयर है। जब भी आप ये मेंशन करें तो ये जो फिगर्स हैं इनको जरूर ग्राफ पे भी लिख दिया करें, और जो परसेंटेज का ऑप्शन है वो भी यूज किया करें, ताकि हमें पता चले कि मार्केट शेयर वैल्यू में कितना किसके पास है और परसेंटेज में कितना किसके पास है। देन उसके बाद सिचुएशन एनालिसिस के अंदर ये वो स्लाइड है जिसके नतीजे में हमें पता चलना चाहिए था कि हम कौन से सेगमेंट टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसा भी इस स्लाइड में क्या बताया जा रहा है कि जो जीपी का सेगमेंट है रेड कलर में, ये डेक्सकॉम को सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहा है। जो गार्डियन कनेक्ट है जीपी का शेयर उसमें उससे ज्यादा है। एबर्ट का जो लिटरी वन है वो जीपी काफी ज्यादा तादाद में सब्सक्राइब कर रही है, ये जीपी की फेवरेट प्रोडक्ट है। उसकी क्या वजह हो सकती है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो सकती है, इसकी कन्वीनियंस हो सकती है। और जो एबर्ट के लिबरी 2 है वो भी अगरचे के लिबरी 1 के मुकाबले में, या लिबरे या लिबरी जो भी इसके प्रोनाउंसिएशन करें, उसके मुकाबले में कम यूज कर रहे हैं फैमिली फिजिशियंस, लेकिन स्टिल बाकी दो प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा करें। और अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखें तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आमतौर पर लेटेस्ट प्रोडक्ट को, न्यूएस्ट प्रोडक्ट को, मोस्ट एडवांस प्रोडक्ट को प्रिफर करते हैं। तो आप देखें कि जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो लिबरेट। अच्छा, मैंने बीच में कुछ वर्ड यूज किए, न्यूएस्ट, लेटेस्ट, मोस्ट एडवांस। मैं इंशाल्लाह कल एक वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेलिंग स्किल पे ट्रेनिंग रिलेटेड। मैं उसका लिंक आपसे भी शेयर करूँ ताकि आपको पता चल सके कि जो आपकी, यानी आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो जो सेल्स के लोग हैं वो किन स्किल्स को यूज करके आपके जो मार्केटिंग प्लान है उनको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, देन उसके बाद ये है कि आपने कस्टमर जो आइडेंटिफाई किए पिछले टेबल के मुताबिक, उससे आपको पता चला कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं या नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो एक प्रोडक्ट को अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर आप उसका पूरा टेबल बना लेते हैं सिचुएशन एनालिसिस के अंदर। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अच्छा प्रोबेबली शायद अगर हम इम्पोर्टेंस के लिहाज से देखें तो नंबर 1 पे फिजिशियन आएगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिहाज से, नंबर 2 पे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आएगा, और फिर बाकी स्पेशलिस्ट आएंगे। अच्छा, ये वाला जो पेज है स्ट्रेटजीज और स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी सेट वाला, ये ब्लैक था, मैंने तो कलर भी चेंज करके देखा, लेकिन इसमें कोई टेक्स्ट था नहीं। तो अगर था तो मुझे प्लीज बता दीजिए। मैंने सिर्फ अज्यूम ये किया कि आपने इसके नतीजे में ही ये जो है वो हाई प्रायोरिटी स्क्वाड इश्यूज है वो आइडेंटिफाई। तो अब हाई प्रायोरिटी स्क्वाड इश्यूज क्या है, कंसल्टेंट एंड मेडिकल सेगमेंट। हमने कंसल्टेंट और मेडिकल सेगमेंट को देखें, यहाँ वही बात जो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपसे शेयर कर रहा था, या जो माजी में मैंने डायबिटीज की प्रोडक्ट को अगर देखा है उनसे शेयर कर रहा था कि मेडिकल स्पेशलिस्ट और मेडिकल कंसल्टेंट आपके सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाले एरिया है। उन्हीं मेडिकल स्पेशलिस्ट में फिर सब स्पेशलिटी जिनके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के तौर पे होते हैं,
ठीक है, अगर आप अपनी प्रायोरिटी सिलेक्ट कर रहे हैं इस सेगमेंट को, यानी अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी के अंदर नजर आ रही है, फिर उसके लिए करेंगे क्या? यहाँ तक देखिए स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा, ये सिर्फ SWOT आ रहा है। आपने आइडेंटिफाई किया कि कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपकी फील्ड फोर्स कई सेगमेंट्स में इस वक्त जो है ना वो ऑक्युपाई हुई है। मिसाल के तौर पे वो गायनी भी कवर कर रही है, पीड्स भी कवर कर रही है, एंडोक्राइनोलॉजी भी कर रही है। अच्छा, ये तो फिर प्रॉब्लम हुआ ना, ये तो फिर आपकी वीकनेस हुई कि आपकी करंट फील्ड फोर्स सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या फिर टारगेट सेगमेंट को कवर नहीं कर रही। आपके कॉम्पिटिटर ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ओके, ये भी एक थ्रेट हुआ। ये भी एक्सटर्नल है और आपके कॉम्पिटिटर के बारे की तरफ से है। ओके, सेलेक्टिव है, अरे निश की प्रिस्क्रिप्शन है ज्यादा, तो आपकी करंट की क्यूएल में प्रेजेंस मौजूद है। प्रोबेबली यहाँ पे लिखा तो है नॉलेज एंड स्किल लेवल ऑफ कंप्यूटर्स फील्ड फोर्स, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम फैक्चुअली जाएं तो एबट की जो फील्ड फोर्स है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड फील्ड फोर्स जो इंडस्ट्री में कंसीडर की जाती है, तो उसको तो आपको स्ट्रेंथ में कवर करना चाहिए। तो इसके बाद आप पीएलसी पे जाएंगे, तो अब ये जो स्वॉट है, यानी कि प्रॉपर स्वॉट के पॉइंट्स यहाँ पे होने चाहिए, और स्वॉट के नतीजे में फिर आप स्ट्रेटजी निकालें। आपको अगर याद हो टाउस मैट्रिक्स मैंने आपसे शेयर किया था, क्योंकि कंसल्टेंट और मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जहाँ हम जा सकते हैं। हमारी अब वीकनेस ये है कि हमारी फील्ड फोर्स जो है वो बहुत से सेगमेंट कवर कर सकती है, गायनी, पीड और ऑल्सो मेडिकल फिजिशियन एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। लेकिन अब इशू आ गया ना कि आपकी टीम आधा टाइम दे रही है, कॉम्पिटिटर की स्पेसिफिक टीम है जो सिर्फ डायबिटीज में कवर कर रही है, तो फिर अब इसका आगे सोल्यूशन कुछ होना है कि या तो आप एक अलग फील्ड फोर्स से इसको लॉन्च करेंगे, या आप करंट फील्ड फोर्स को कुछ डिवाइड कर देंगे, उसमें कुछ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट आइडेंटिफाई कर देंगे। आप इसमें से कुछ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट आइडेंटिफाई करेंगे जो सिर्फ आप ही की प्रोडक्ट, ये वाली नई न्यू प्रोडक्ट है, इसको लेकर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आएंगे। यहाँ जो आपने चीजें आइडेंटिफाई की है उसके नतीजे में फिर इंफ्लुएंस क्या है? लेकिन डाटा किसी भी टेबल से कॉपी करके, तो वो तो अगर आप अपने असिस्टेंट से कहेंगे या जो मार्केटिंग असिस्टेंट है वो भी डाटा कॉपी करेगा, टेबल लाके आपकी साइड पे लगा, उस डाटा से हम इंफ्लुएंस क्या ड्राइव कर रहे हैं, इसके नतीजे में हम करने क्या जा रहे हैं, हम करेंगे क्या? पीएलसी की भी आपने टेबल लगाई है, अगेन इस पीएलसी के इंट्रोडक्शन के तौर पे तो अच्छा है कि सबको पीएलसी का पता चल जाए, लेकिन आपको ये हाईलाइट करना है कि आपकी प्रोडक्ट अब यहाँ पर किस स्टेज पर है, इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज के जो आप एलिमेंट्स है उनको कैसे अपने प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, और फिर किस तरह से कितनी जल्दी और कब तक ग्रोथ फेज के अंदर है। ये आपने मुझसे पोर्टर्स 5 4 फैक्टर जो है ना, ये मतलब मैसेज पे भी, व्हाट्सएप वॉइस पे भी डिस्कस की थी, यहाँ भी आपने मेंशन किए हैं। Threat to new entrants, branding power of buyers, threat to substitute bargaining power of suppliers। तो ये अगेन देखिए इस तरह की बहुत सी, ये वाला फैक्टर, दीगर फैक्टर और बहुत सी चीजें हम स्टडी कर सकते हैं नेट पे, बुक में, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि उसका हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंस। ठीक है, जो आपका न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट आपकी करंट मार्केट पे तो बहुत ही रेयर होगा, उसकी वजह कि ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी इतनी रोज रोज नहीं आती। अगले पेज पे आपने सर वो कुछ तक कवर किया है। रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है, गुड गुड, जबरदस्त। और ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है। ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? कौन बताएगा मुझे? ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? डॉक्टर फरजाना आप बताएंगे हमें, ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? No, sir, I don't have any idea. Okay. अलीशा आप बताइए, ओलिगोपोली। काशिफ, आपने जवाब तो सही दिया, लेकिन जो प्रेजेंटेशन के नियम हैं उनके अगेंस्ट जाकर आपने मैसेज कर दिया, यू शुड हैव वेटेड। चलें, तो जिसमें आपके पास बहुत ही महदूद 2 to 3, काशिफ ने सही आंसर दे दिया कि जहाँ पर महदूद कंपटीशन हो, सिर्फ 2-3 कंपनी ऑपरेट करती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है? कोला मार्केट, बस कोक और पेप्सी 2 कंपनियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाई कॉस्ट ऑफ एंट्री, जब 2 कंपनीज होती हैं तो हाई कॉस्ट ऑफ एंट्री बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर आपको थर्ड, मैंने आपको शायद, अगर आपको याद हो तो जब हमने ये वाली एग्जाम्पल डिस्कस की थी तो मैंने पॉलिटिकल पार्टी की एग्जाम्पल दी, अक्सर कंपनीज में 2 ही पॉलिटिकल पार्टी,
और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज कर जाए ये बहुत मुश्किल होता है। और रिसेंटली हमने जो एग्जांपल शेयर की जस्ट फॉर स्टडी पर्पस कि पीटीआई हैज डन अ ग्रेट जॉब। मतलब 2 पार्टी सिस्टम के अंदर तीसरी पार्टी लेकर आना और फिर उसके बाद सक्सीड कर जाना, गवर्नमेंट बना लेना, ये टोटली जो है इससे कतई नज़र कि किसके पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं, कि कौन क्या समझते हो कहता है। बट दिस इज वेरी अनयूजुअल कि इस तरह की मार्केट के अंदर जो है आप एंटर हों और अपनी जगह बनाएं। ठीक है, तो इन्होंने बटरफ्लाई फैक्टर्स के तमाम 5 फैक्टर्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को देखा कि सिमिलर प्रोडक्ट विद हाई प्राइस। मेरे ख्याल से लुकिंग एट सिचुएशन जो है वो देखा है क्योंकि जितनी अच्छी और हाई प्राइस एबट की है इतनी प्राइस दूसरे कंपटीशन की नहीं है। एबट प्रीमियम प्राइस इसको ऑलरेडी बेचता है। हाँ, अलबत्ता इसमें ये कि मिडल मैन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये आपकी ब्लैक होने लगता है, लोग इंपोर्ट करके बेच देते हैं डायरेक्ट। तो मिडल मैन की जो सप्लायर है, जो आपकी प्लेसमेंट है उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो है वो इसमें इतनी नहीं होती कि आप बहुत कम है। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, लोगों के पास और ऑप्शन होती हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। चाहिए इन्होंने पोजीशनिंग एनालिसिस किया है कि क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज एबट लिबरेट 2 जो है वो सबसे टॉप प्राइस के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से। बाकी सब प्रोडक्ट पीछे हैं। इट मींस यू आर लॉन्चिंग अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो कि हर लिहाज से अच्छा है। ओके, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स के अंदर फिर आपने क्या किया कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव अब आपकी क्या है, अब क्या चेंजेस चाहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में, डिजीज एंड ब्रेन अवेयरनेस, सिम्पोजिया, आर्टरी एंड व्हाट। क्या आपको डिजीज की अवेयरनेस करवानी है? डायबिटीज मेलाइटिस की मतलब अवेयरनेस काफी ज्यादा है, उसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये अब आपका टॉपिक जो आपका स्ट्रेटेजिक फैक्टर है वो होगा डिजीज एंड ब्रांड अवेयरनेस, वो होगा बेनिफिट ऑफ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज। जब आप 24 आवर तक मॉनिटरिंग करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स आएंगे आपको, उस पर अब आप Yes, sir. अवेयरनेस क्रिएट या माइक यूज कर ले मेरे पास। ओके, साइंटिफिक सपोर्ट एंड सर्विसेज, आप उसमें जो है बुक्स देंगे पीजीज को, जूनियर डॉक्टर्स को। दैट्स अ गुड वे ऑफ मेकिंग रिलेशन विद पीजीज एंड जूनियर डॉक्टर्स एंड दीस डॉक्टर्स बिकम योर फ्यूचर। लेकिन जितनी ये शानदार प्रोडक्ट है तो आपको आना हमेशा टॉप। आप केओएल्स को, प्रोफेसर को गेट करें, उनके जरिए प्रेजेंटेशन कराएं और फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही जूनियर डॉक्टर। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन भी ठीक है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन अल्टीमेटली लेनी पड़ेगी कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस आप लगाएं, लेकिन प्रोबेबली ये प्रोडक्ट विल आल्सो गेट अ लॉट ऑफ सेल विदाउट। हो सकता है कि आपको इसकी बीटीएल या एटीएल प्रमोशन या सोशल मीडिया मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग प्रमोशन की। इंडिकेशन स्पेसिफिक भी कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि ऑल्दो कि इट विल कवर यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ डायबिटीज, बट ओनली टाइप तो सारी कवर करेगा, लेकिन मेन डिजीज डायबिटीज है उसके अंदर ही रहकर आपको ऑपरेट। लेकिन जो ये आपने इसमें अपना टेक्निकल प्लान मेंशन किया है, सिम्पोजिया, आरटीडी एंड बॉट, ये बहुत बिल्कुल बेसिक वाला, और ये जो शायद एंटीबायोटिक कोर्स उससे भी यही होगा, एक एस्ट्रोमेप्राजोल उससे भी यही होगा। जो जितनी शानदार प्रोडक्ट है इसके लिहाज से तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाना चाहिए, इसके लिए आपको एटीएल पे जाना चाहिए, आपको बीटीएल पे जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी। अच्छा, तो सर इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा एटीएल बीटीएल में हम क्या रखें, मतलब आप थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटजी से एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, देखिए एटीएल के अंदर हम वो वाली चीजें रखते हैं जो कि मीडिया के अंदर जाती है, जैसे कि टी एड आ रहा है आपका, एफएम पे आ रही है, मास मीडिया, जिसमें आप डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन जो है ज्यादातर लोगों तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से जो प्रिस्क्रिप्शन आइटम है वो तो आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते फार्मास्यूटिकल के अंदर, लेकिन जो जी सर। अच्छा सर, सॉरी, मैं इसमें एक थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं, सॉरी मैं आपकी बात कर दूं, थोड़ी सी चीज मैं ऐड कर दूं। वो ये कि सर देखें, जैसे स्पेन, इसमें यूरोपियन मार्केट है या जैसे आपके पास जीसीसी की मार्केट है, वहाँ पे उन्होंने ये लेवरेज दी भी है कि आप मेडिकल डिवाइस को पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिकली मार्केट कर सकते हैं। लेकिन ड्रैप ने पाकिस्तान में तो जहाँ तक आई गेस मुझे पता है, आप मेडिकल डिवाइस हॉस्पिटल या टर्शियरी केयर सेंटर्स में तो कर सकते हैं, लेकिन टीवी पे आप पब्लिकली नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे थे। यही तो वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप इनोवेटिव कैंपेन लेके आते हैं। अगर आप सबके जहन में हो, CHC 1000 एक प्रोडक्ट है नोवार्टिस की। जी सर, जीएसके के पास हो गई है। आइटम है, सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, इंटरनेशनली वो कंज्यूमर है, लेकिन पाकिस्तान में
नाइट। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कैल्शियम अवेयरनेस पे एक ऐड बनाया और जी उसके जी, आखिर कैंपेन में चलाई। सिर्फ ऑरेंज कलर का वो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो अगर एफर्वेसेंट कलर थीम है, टैबलेट है कलर थीम उसकी दे दी है ना, कलर थीम जी, दिखा कलर दी थीम और वो सैंपल। एफर्वेसेंट प्रोसेस उससे पता चला। यानी कि आपने प्रोडक्ट नहीं दिखाई, प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखाया, लेकिन वो जैसी गिलास में उसने वो टैबलेट डाली और वो उसकी एफर्वेसेंस जो है वो शुरू हो गया प्रोसेस, तो उससे पता चल गया कि ये चीज की बात होती है। तो आम तो आदमी सर इसमें हम सोशल कैल्शियम कैंपेन भी अवेयरनेस करा सकते हैं, सोसाइटल कैंपेन भी चला सकते हैं हम उसके अंदर। सोशल तो दिखा ही सकते हैं, मतलब सोसाइटल कैंपेन, अगेन कैंपेन कैसी बनानी है वो आप डिसाइड करेंगे। वो सोसाइटल भी हो सकती है, वो डायरेक्ट टू द कस्टमर भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको ड्राइव ब्रांड नेम दिखाने की इजाजत देता है तो मेरे ख्याल से दिस डिवाइस अवेयरनेस शुड गो डायरेक्ट। बस अगर अगर वो वो मिल आपको जाए तो ब्रांड बहुत नेम ही अच्छा दिखाने है। की, अगर ब्रांड नेम दिखाना अलाउ नहीं करता तो भी आपको एक अवेयरनेस, जिस तरह से मैंने कहा ना कैल्शियम की आपने अवेयरनेस की, आखिर में आपने वो खाली टैबलेट पानी में करके भी दिखा दी कि इसमें तो दिस इज मतलब हम द। ग्लूकोज मैनेजमेंट की अवेयरनेस दिखा के ही दिखा सकते हैं। तो लाइकवाइज इसमें योर एड शुड नॉट बी ऑन द प्रोडक्ट, योर एड शुड बी कि हाउ इंपॉर्टेंट continuous glucose monitoring is. तो ग्लूकोज The मैनेजमेंट इज patient हाउ इम्पोर्टेंट। the patient who are spending their normal life going to office, going to gym, how beneficial it is for them. Because if they are doing exercise, they go in hypoglycemia. If they are not taking their medicine properly, then they are going in hyperglycemia. So this balance is very important for them. और जब उनका HbA1C नॉर्मल आएगा, which means 6 months की ग्लूकोज मॉनिटरिंग, तो ये उनकी कॉम्प्लिकेशन से, उनको जो रेटिनोपैथी है, जो उनकी नेफ्रोपैथी है, जो उनकी न्यूरोपैथी है, उससे प्रिवेंशन में कितना हेल्प कर सकता है। तो उसमें यस शायद सर। अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ये जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग डिवाइस है, दिस कैन बी लाइफ सेविंग और इट कैन इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप वो भी दिखा दें तो ऑफिशियली या लीगली तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, तो पीपल विल ग्रेजुअली गो एंड आस्क देयर डॉक्टर। अच्छा, लकीली जो मैंने आज केस स्टडी रखी है वो भी एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके साथ इशू यही था शुरू में कि उसको हम मार्केट नहीं करते। अच्छा, आपकी लास्ट स्लाइड फाइनेंशियल्स की है, तो फाइनेंशियल्स में हम नहीं जाएंगे, हम दूसरा एग्जैक्टली लास्ट में डिस्कस किया था कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक तो हमेशा जब भी आप ये यूज करें तो 3 जीरो के बाद सब पार्टिसिपेंट्स के लिए कॉमा लगा दें, ताकि हमें समझने में आसानी हो। श्योर सर। ठीक है, ये 250 मिलियन की जो है अनाउंस करना चाह रहे हैं पहले साल में। 250 मिलियन इज अ गुड अमाउंट, 25 करोड़, और उसका 5% जो है प्रोमो में रखना चाह रहे हैं, जिसमें आप इंसेंटिव रखेंगे। टेक्निकल मटेरियल आपने रखा हुआ है जिसके अंदर आप डिजिटल और मेरे ख्याल से प्रिंट एड्स यूज करेंगे, प्रिंट लिटरेचर यूज करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन पैड मेरी फॉर केमिस्ट एंड डॉक्टर्स और दो पीपल हु सेल डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। उसके बाद फिर फ्री कैंपेन एंड सैम्पलिंग, प्रोबेबली प्रोडक्ट नहीं, फ्री कैंपेन सर और सैम्पलिंग इज प्रोडक्ट। सर मैं इसको थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करता हूँ। स्पेन में उन्होंने इस तरह से किया था कि उन्होंने बेसिकली सैम्पलिंग इस तरह से की थी कि उन्होंने पेशेंट्स को जो है वो इन हाउस रख के उनको जैसे इसकी ड्यूरेशन निकाली हुई, टाइम ड्यूरेशन है उसके, उन्होंने उनको पेशेंट्स को 2-2 दिन का जो है वो उन्होंने किया होगा उसको मॉडिफाई करके। तो उन्होंने वहाँ पे कैंपेन इस तरह की थी कि इन हाउस रख के किसी क्लिनिक के साथ, किसी प्राइमरी के फैसिलिटी के साथ पेशेंट्स को 2-2 दिन दिए थे कि आप एवेल्युएट कर लें कि पेशेंट्स जो है वो इसे कहेंगे कंटिन्यूस। एग्जांपल नहीं है फिर अगेन। देखिए, ठीक है, मैं इसको चेंज कर रहा एक्सपीरियंस तो हूँ। क्यों कहेंगे, के तौर पे अगर हम कहीं जाते हैं किसी सुपर मार्केट में, किया ने अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, किया स्पोर्टेज एक कार है, टेस्ट और वो मार्केटिंग कर कहते हैं कि लेंगे। आप इसकी टेस्ट ड्राइव लें, टेस्ट टेस्ट चलाएं, अगले मार्केटिंग कर 20 लेते दिन तक चलाएं। तो कार आपको कहते हैं कि आप ले जाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि आप टेस्ट कर लें, हैं। एक्सपीरियंस वहाँ कर मतलब लें कि वहाँ वो कैसी एडमिट ड्राइव। करके आपको तो ऐसी एडमिट करके वहाँ पे आप 2 दिन के लिए आपको दे देते हैं, उसके बाद उसको रिमूव कर देते हैं वहाँ से। हाँ एग्जैक्टली, तो कहेंगे एक्सपीरियंस, कि वो आपको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि गाड़ी हमारी कैसे ड्राइव होती है, वो आपको गाड़ी एज सैंपल नहीं देंगे। ओके, तो आपका हमने, अगर हमें इसको ओवरऑल क्या कहना चाहिए, समराइज करें, जो अभी तक हमने आपका ब्रांड प्लान देखा, तो आपकी एक अच्छी एफर्ट थी। और सब लोगों के लिए जो मैं इसमें पॉइंट शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हाँ जी, देखिए, आप जब ब्रांड प्लान बनाएं तो उसको ब्रांड प्लान को बहते दरिया की तरह हो। बहता दरिया क्या करता है कि एक स्लोप में चल रहा हो, कि जब आप ऊपर से इवेंट्स को लेके चलें तो वो स्लोप में चलते हुए निकलता है। मिसाल के तौर पे आपने शुरू किया कि सबसे पहले
मैं किस डिजीज में जाऊँ। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि जो मेरी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट डिटेल शुरू में होता है, प्रोडक्ट समरी में आपने देखा द प्रोडक्ट इज इफेक्टिव फॉर आरटीआई, फॉर गैस्ट्रो, फॉर डायबिटीज मेलाइटस, व्हाटएवर जो भी उसकी इंडिकेशन है वो आपने आइडेंटिफाई कर लेंगे। इन इंडिकेशन में ये प्रिस्क्राइब करता है। सॉरी, अच्छा, लाजमी नहीं है कि जिस इंडिकेशन में वो प्रिस्क्राइब की जाती है वही आपकी प्राइमरी इंडिकेशन भी हो। कई ऐसे केसेस हमारे सामने हैं जहाँ पे मेडिसिन इन्वेंट किसी और डिजीज के लिए हुई और बाद में ज्यादा इस्तेमाल उसका किसी और डिजीज में होने लगा। वो एग्जाम्पल है हमारे। अच्छा, अब आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसकी इंडिकेशन है, इंटरनेशनली मौजूद पर इसकी रिसर्च हुई है, फिर आप लोकल मांग कि इसमें से प्रेवलेंस किसका सबसे ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज होती है और स्किन सॉफ्टनिंग। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा ये कहना चाहिए कि इंसिडेंट्स है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो आप क्या करते हैं, इंटरनेशनली हो सकता है वो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में यूज होती है, उन कंट्रीज में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कम होता होगा। जैसे खासतौर पर अगर हम गैस्ट्रो की इन्फेक्शन देखें, जीआई डिजीजेज देखें, तो जीआई डिजीजेज इंटरनेशनल की नहीं होती, वहाँ गंदे पानी का और ये जीआई डिजीज का जो हाइजीन रिलेटेड इतना इशू नहीं होता है, हमारी कंट्री में होता है। बट हमारे केस में हो सकता है कि हम वहाँ वो स्किन सॉफ्ट में ज़्यादा यूज हो रही हो, हमारे यहाँ गैस्ट्रो में ज़्यादा यूज हो रही है, हमारे यहाँ डायरिया में ज़्यादा यूज हो रही है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस डिजीज सेगमेंट के अंदर मैं इसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करूंगा, विद इन रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी में करूंगा, लोअर रेस्पिरेटरी में करूंगा, ओटाइटिस मीडिया में करूंगा, ब्रोंकाइटिस में करूंगा, निमोनिया में करूंगा या करूंगी, कहाँ किस इंडिकेशन को हम। जब आप वो इंडिकेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि ये इंडिकेशन ज्यादा किस डॉक्टर के पास है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें चेंज कैसे आ सकता है जब हम रिसर्च करते हैं, हमें पता चलता है। ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एक कान की बीमारी है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कान का इन्फ्लेमेशन या, अगर मुझे कान का इन्फेक्शन होगा तो मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ। हैंड रेज करके बताएं, माउंट 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 अपना अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें और हैंड रेज करें, मैं बताइएगा नहीं। अलीशा आप बताएं कि अगर मुझे ओटाइटिस मीडिया है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, तो मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँगा, किस स्पेशलिस्ट के पास जाऊँगा। सर फर्स्टली जीपी, सॉरी, सर फर्स्ट जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन। मोस्टली सर अगर आपको इनिशियली हो रहा है तो पहले तो ओटाइटिस यही मीडिया, करेंगे ना कान का इन्फेक्शन। सर। इनिशियली अगर सबसे पहले तो पहले उनसे ही मशवरा लेंगे ना, देन फिर आप फर्दर अच्छा, जाएंगे आगे। 2 दफा पैसा खर्च करवा दिया हमने। पहले के जीपी के पास जाऊँ, जीपी गए नहीं है तो स्पेशलिस्ट। अच्छा चले, अगर स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ तो किसके पास जाऊँगा। ईएनटी के पास जाएंगे सर, ईएनटी के पास जाएंगे और ईएनटी जो है वो, जी सर। अच्छा अलीशा आप बताइए किसके पास जाऊंगा मैं। सर ईएनटी भी तो इसी में आ जाएगा, जनरल फिजिशियन। नहीं नहीं नहीं, ईएनटी कहते हैं ईयर नोज थ्रोट, ओटोलैरिंजियोलॉजिस्ट, यानी कि सिंपल एमबीबीएस करने के बाद वो मजीद स्पेशलाइजेशन करते हैं कान नाक और हलक की बीमारी। जी सर। गॉट इट। जी सर। अच्छा, अब रऊफ साहब मुझे बताएं, रऊफ साहब अगर अपना माइक अनम्यूट करें। रऊफ साहब प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी सर। हाँ, अब मुझे बताएं कि अगर एक मेरा बच्चा है जिसकी उम्र है 3 साल या 2 साल और उसके कान में इन्फेक्शन है, उसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, तो उसको मैं किसके पास लेके जाऊँ। उसको सर अगर आप जनरल बंदे के हिसाब से पूछ रहे हैं तो वो तो पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए। प्रैक्टिस क्या है हमारे यहाँ, प्रैक्टिस क्या है, हम किसके पास लेके जाते हैं। पीडियाट्रिशियन के पास। पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड, तो वेरी प्रैक्टिकल आंसर, थैंक यू। तो अब मैं आपसे जो यू कैन म्यूट योर माइक। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, डाटा से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई एडल्ट है, बड़ा है, उसको कान का इन्फेक्शन है, तो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, कान नाक गले की डॉक्टर। लेकिन दुनिया भर में जब किसी बच्चे को कान नाक गले का इन्फेक्शन होता है तो वो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि बच्चे को तो पेट के अमराज होंगे, गले के अमराज होंगे, कान के अमराज होंगे, कोई भी इशू होगा तो पीडियाट्रिशियन के पास जाना। हाँ, अब पीडियाट्रिशियन में भी फर्दर स्पेशलिटी बनना शुरू हो गई है,
बट स्टिल दे वेरी रेयरली गो टू ईएनटी स्पेशलिस्ट जब तक टॉन्सिलेक्टमी ना करवाएं। जो ऑपरेशन करवाना होता है ना टॉन्सिलेक्टमी, तब ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उससे पहले तक का ट्रीटमेंट ज़्यादा तक। तो हमें जो डाटा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें ये बताने के लिए कि पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम किस डॉक्टर को। तो आपने जब वो आइडेंटिफाई कर लिया, आपको सेगमेंट पता चल गया कि मेरा सेगमेंट है वो डॉक्टर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिशियन भी हैं, वो फिजिशियन भी हैं, वो GP भी हैं, वो पल्मोनोलॉजिस्ट जो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब मुझे टारगेट करना है इन डॉक्टर्स को अपरेंटली ओटाइटिस मीडिया की ट्रीटमेंट के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट। बट अगर मेरे पास पीडियाट्रिक वर्जन है, मेरे पास सीरप भी है उस एंटीबायोटिक का, और मैंने डाटा को प्रॉपर्ली एनालाइज किया है, तो मुझे पता चलेगा कि ये ईएनटी इन्फेक्शन की जो डिजीज है ये प्रिस्क्राइब पीडियाट्रिशियन करते हैं। तो यहाँ से मैं अपना टारगेट जो है वो सिर्फ ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट को या पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं करूँगा, मैं पीडियाट्रिशियन को भी करूँगा, क्योंकि मेरे पास पीडियाट्रिक टारगेट आइडेंटिफाई करने के बाद मैं देखूंगा मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट है, तो मैं उन ज्योग्राफिकल एरियाज में ऑपरेट करूंगा जहाँ पे लोग ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, जहाँ लोग प्रिस्क्रिप्शन पे खर्च करते हैं। इसका अगेन ताल्लुक सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ अफोर्डेबिलिटी ट्रेंड्स लाइक केपीके में और बलूचिस्तान में, कोयटा वगैरह में मोस्टली पेशेंट्स पूरी दवा लेते हैं। वो अगर आप उनको 10 दिन की डॉक्टर लिखेगा वो 10 दिन देगा, जो डॉक्टर लिखेगा वो वही लेगा। कराची में ट्रेंड ये है या और मेट्रो सिटी में 2 दिन की दवा है, 2 दिन की दे दें, इस्तेमाल करके देखूंगा ठीक होगा तो मैं दीजिए। अच्छा, क्योंकि दूसरी अवेलेबल है लेस प्राइस, देयर मे बी द रीजन इज दे आर मोर अवेयर एंड दोज पीपल से व्हाटएवर डॉक्टर सेड आई हैव टू डू इट। तो कुछ बाइंग ट्रेंड्स भी होते हैं, नॉट ओनली द अफोर्डेबिलिटी, इट्स द बाइंग ट्रेंड ऑफ लाइफ। तो उन ट्रेंड्स के मुताबिक फिर आप अपने टारगेटेड एरियाज, टारगेटेड डॉक्टर, टारगेटेड कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर आप पोजीशनिंग करते हैं, कंपटीशन को देखते हुए आप अपने प्रोडक्ट को कैसे परसीव कर पाना है। जब वो पोजीशनिंग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उस पोजीशनिंग को इन्हीं टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आप कौन से रास्ते सेलेक्ट करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, उन सबको हम कहते हैं टेक्निकल प्लान। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, ये पर्टिकुलर पोजीशनिंग के जरिए हमने अपनी प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर डॉक्टर से लिखवानी है, उसको एग्जीक्यूट करने का नाम टेक्निकल प्लान। ठीक, फिर आप आखिर उसके फाइनेंशियल निकालते हैं, कितने नतीजे में हम कितनी सेल कर पाएंगे, और उस सेल को अचीव करने के लिए जो हम एक्टिविटीज करेंगे उस पर कितनी असर आ जाएगा। तो ये आपको पूरा फाइनेंशियल। तो आई होप आज की इस अगेन एक्सरसाइज और समरी से आप लोगों को कुछ थोड़ा सा अगेन मजीद अंदाजा हो गया होगा कि ब्रांड प्लान किस तरीके से हम इंग्रेडिएंट्स उसके हैं, लेकिन अगर उनके इंग्रेडिएंट्स को हमने एक तरतीब से नहीं लेके चले, उन इंग्रेडिएंट्स को हमने एक इस तरह होता है ना, मोती प्रोए होते हैं एक धागे के अंदर, इफ वी विल नॉट टेक द थिंग्स इनटू अ प्रॉपर सीक्वेंस, then they'll not get knitted and they'll not look as beautiful as it should be coordinated, and it should be looking like a series of fluids. Fine. So coming next towards केस स्टडी पे जाने से पहले आप सबको पता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? 4P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रॉफिट, एंड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, पोजिशनिंग, प्रमोशन। ठीक है, पोजिशनिंग कह लें, प्रमोशन कह लें, प्रोबेबली हम यहाँ पे आज 5-6 पीस की बात करें, तो ये मार्केटिंग मिक्स होता है। यही मार्केटिंग मिक्स हमें अपनी किसी भी सिचुएशन में यूज करना होता है। अच्छा, अब हम ये सिचुएशन इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी कि जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो हमें कोई भी सिचुएशन दी जाती है, हम क्यों कर रहे हैं, हम केस स्टडी क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं, हम सिचुएशन क्यों आपको देने जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि कई दफ़ा आपको जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ब्रांड मैनेजर के लिए, तो वो आपको जनरली तो आपसे पूछते हैं, अच्छा बताएं ब्रांड मैनेजमेंट क्या होती है, अच्छा बताएं ब्रांड प्लान कैसे बनाते हैं, अच्छा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग कैसे करते हैं, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। कई दफ़ा वो आपको सिचुएशन दे देते हैं कि आप समझें कि आप प्रोडक्ट है, और ये लैपटॉप आपकी प्रोडक्ट है, या ये फैन आपकी प्रोडक्ट है, या ये एसी आपकी प्रोडक्ट है, तो आप बताइए किसके लिए क्या करें। तो उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है, उसको देखने के लिए हम जो है वो अगेन अभी केस स्टडी डिस्कस करेंगे। Is now becoming my profession that I train people and earn through it. But primary objective is the learning. और उसके अलावा भी जो ऑफ टाइमिंग में जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं सबको हर वक्त जवाब नहीं दे पाता, बट व्हेनेवर आई गेट, आई ट्राई टू सेंड अ वॉइस नोट और सेंड अ मैसेज, ताकि ये कि आपकी भी लर्निंग तो और आपके कैरियर में बेनिफिट मिल सके, तो दैट विल बी प्लेजर। अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग के प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन, प्रॉफिट, पोजीशनिंग, ये सब मार्केटिंग मिक्स हैं जो हम कभी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं, लेकिन बाद औक़ात हमें सिचुएशन दे दी जाती है ड्यूरिंग द
हम किसी फार्मा प्रोडक्ट की बात करें या किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें, उसमें कंज्यूमर और कस्टमर बिहेवियर बहुत जनरली इसको कहा जाता है, इस टॉपिक को कंज्यूमर बिहेवियर। बट हमारे केस में क्योंकि हम कंज्यूमर तो दवा को बस खरीद के इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए जो डिसीजन ले रहा है तो कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करनी है वो डॉक्टर। तो डॉक्टर्स डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई कस्टमर बिहेवियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइडिंग। तो व्हेनेवर द प्रोडक्ट इज बीइंग प्रिस्क्राइब, मैं अगेन आपको रेफर करूंगा कि कल इंशाल्लाह मैं कल या परसों वीडियो पोस्ट कर दूंगा जो सेलिंग स्किल ट्रेनिंग मैंने डेवलप की है फॉर सेल रिप्रेजेंटेटिव। आप तो जरूर देखिएगा, उसमें उनके लिए भी ये बहुत अहम बात है क्योंकि वो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो। क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो इनिशिएटर होते हैं, दे स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग योर प्रोडक्ट इन द बिगिनिंग, लाइक दिस continuous glucose monitoring is being started by some doctors because they are waiting for the latest product and they start prescribing before anyone else. And then there are influencers. Influencers are those people who guide others that you should buy this. This is wonderful. अच्छा, influencers से डॉक्टर नहीं होते। अगर आप अपनी कम्युनिटी में देखें, there are certain friends and cousins who don't bother whatever they have bought or what they won't show their things to that interest or they won't ask what you have bought. But there are some people, whatever they buy, they'll share it with. Oh, see, I have bought this. This is wonderful. You should also try it. Because they are not the representative of that company. They are not the marketing person of that product. But they try to influence you that the product which I have selected will be good for you. You should also try it. And then there are decisions. For example, you got influenced by a friend that I should also buy this particular headphone or this particular laptop or this particular mobile. And then you go, if you're not like a student, you are not a decision maker yourself, you will go to your elder brother or your father or your mother and you will say that I won't have this mobile. Why you want to have this mobile? This additional feature, this will help me study more or whatever benefits they have. But you will have to convince the decision maker to buy that mobile. Okay, so the buyer is a different person. So in certain cases, the decision maker and buyer are different. Like initially, you will have to convince your mom that agree that I should buy a mobile or I should buy this particular mobile. And then your mom will convince your dad, okay, I think now her old mobile is very old, so you should get her a mobile. So the buyer will be dad, and the consumer will be you, who will be using mobile at that. Likewise, in pharmaceutical in different services, the adapting person is different, and initiator is different in service. For certain products, like for married girls and wives, for married girls especially, their mother-in-law or father-in-law are the decision maker that what you should do, what product you should buy, or what will come at our home. So moving towards the first case study. This case study is about Pediasure. Pediasure is a nutritional supplement. Initially, Abbott Nutrition developed Ensure. Ensure was a nutrition supplement for adults and elderly, and this was also used for children up to 6 years of age, like older than 6 years of age. And this has complete protein, fat, carbohydrates was used for a while. Then Abbott launched Pediasure. Pediasure was a specific nutritional supplement for children aged 1 to 10. इसकी जो मोड ऑफ प्रमोशन था वो पर्सनल सेलिंग था। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये कि डॉक्टर्स को प्रमोट की जाती थी, उनको बताया जाता था कि दिस प्रोडक्ट कैन reduce the convalescence period, because you know whenever children are sick they don't eat, they stop eating, and if someone is sick for 5 days or 10 days, everybody says that you have reduced a lot of weight, you're looking very weak, because their diet gets compromised because of nausea, because of vomiting, because of different symptoms. And then even in the convalescence period कौन सा पीरियड होता है जब आपकी डिजीज खत्म हो जाती है लेकिन आप मुकम्मल लाइफ की तरफ नहीं आए होते, आप नकाहत से कमजोरी कर रहे होते हैं, that even convalescence period. So this was a product which can reduce their convalescence period, which can help them get balanced diet, which can help them recover fast. This product was launched in mid 90s, but by year 2000 sale didn't grow that well. And the main issue was that internationally it was performing good, but very little number of pediatricians and GPs adapted this product to be added in their treatment. Because, for example, in our country, it's very rare that moms take their kids just for evaluation. That today, just evaluate if my kid is growing well, his height is proper, or her weight is proper, or her head circumference. They just take the kid to a doctor when the kid is suffering from it, having sore throat or having some diarrhea or some other problem. So in that case, the focus of doctor is also on
treatment of the disease. If the patient is suffering from respiratory tract infection, so he or she will prescribe him or her an antibiotic, then an antipyretic, then the factor and 3-4 medicines. Then giving a supplement looks like an addition. So very little number of doctors is started. But the company's objective was to make Pediasure a successful nutrition supplement in Pakistan to doctors. They want every doctor to prescribe Pediasure, and nearly to every child. It was not possible, but at least every doctor should prescribe Pediasure to a set of their patients. Besides this, at that time, Complan and these other energy drinks which were available in market, Ovaltine, Milo powder, they also want to compete this market because they thought that this powder is not only tasty like other energy drinks or other food supplement packets, but this is most scientific, having appropriate level of protein, fat, carbohydrate, vitamin, and mineral. So they also wanted to compete that those products. But there were some challenges. What were the challenges? First of all, doctors were hesitant to prescribe Pediasure at that time. What was their challenge at that time? That doctors were hesitant because they say that we are prescribed, we are getting fees from them. In certain cases, they have to go do certain labs. Then we prescribe certain medications. And after that medication, you want me to add another supplement, which probably they don't need. We have everything in our Asian society. We have wheat, we have crops, we have food, we have everything. The kid can eat at home. Right now, the kid is having anorexia or the kid is having nausea feeling. That's why he or she is not eating. When he'll be fine, they will eat. Whereas that Pediasure is a luxury drink, it's very expensive, even multiple to the cost of milk, which is very commonly available here. Besides this, they were unable to promote this DTC. DTC, what is DTC? Direct to the customer. They were unable to promote it to mother and kids. The reason was that it was written on the fact that it is for the children from age 1 to 10. What? So why? Because in this 1 to 10, initial 1 to 2 is the area where WHO and the organization recommend that you should prefer mother milk, and no other thing should be given which can be considered as milk supplement. Later on, things changed a bit. That supplements are now being given a separate category. Although the cereals are being recommended from the age of 4 to 6 months, 6 months, but anything which is low, which look like powder milk was not recommended below the age of 2 years. So these are all problems. They evaluated it. Whenever you have problem, what you have to do is that you have to dig deep into customer insight or consumer insight. If you do not know what exactly customer wants or what exactly consumer wants, in that case, you will be just having your own product that I want to sell this product, and you will be focusing on product price placement promotion. That is my product. I have to sell it. I have to sell it. How I have to sell it. Whereas when you will focus on consumer, you will see what consumer wants, what customer wants. When you will focus on customer and consumer needs and wants, then you will have a better and successful plan to promote that. I can share many examples with you where the product was same, only the focus was changed. In certain cases, the product had to be changed because the customer, the consumer wanted to have it differently. Let me go towards the solution which this company got. They had, the solution they needed is number one, apparently the 10 pack was a bit expensive, and secondly, it was having, I guess, 9 or 10 doses, but 9 or 10 feeds, complete feeds, 9 or 10 glasses could be made from one tin. But parents were reluctant in the sense that if I buy this tin, which is of 400 or 500 rupees at that time, and now it's, I guess, more than 1,000 rupees. If my child didn't like the taste, then the whole tin will get. Okay? It means that there were no option of trial. So what company? Secondly, the influencer were doctors, and the influencer were not ready to prescribe. They were also the decision makers who were not prescribing it for the patient. Later on, patient will decide that I have to buy it or not, and my kid will consume it or not. But initially, the influencer and the initiator and decision maker were not ready to prescribe. The good number was not ready. Secondly, if they have prescribed, then the buyer was confused that it's a big 10. If my child didn't like the taste, what will I do with the rest of the time? So they, after evaluating the customer insight, they introduced sachet pack. Sachet pack was a single feed in a sachet, and it gave an opportunity that if somebody wants to have a tin
initially they can just buy one sachet and see if the child likes the taste, then they can buy the food. So this we gave solution to one of the problem which consumer was facing or which consumer was having. Secondly, taste compliance. In certain areas of Pakistan, people and kids especially prefer vanilla flavor, and in certain areas, especially in metros, they prefer chocolate flavor. So they introduced its chocolate flavor as well. Another thing, they had to, like, from this they got some customer insight that how will I get it selected by the patient or by the mother. But still, the main problem was in the influencer or the initiator or the prescriber was not convinced that surgery can be added into the prescription and the mother should buy. Whereas the mothers were, whenever in survey, the mothers were contacted, they were very concerned about the diet of their kid. They were very happy to see a balanced diet which can be given to them. Mm, but the issue was the product would have not been promoted directly because of the age group. What they did, that they decided that we have to go on TV, we have to go for outdoor marketing, and we have to go for UTC, direct to the customer. For this, the first thing they started doing was that they started getting patient experience in doctor's chamber. They used to make its drink ready drink, chilled drink, and allowed the patient to experience. This also gave the doctor an idea that this is such a drink which the kid even takes when he or she is not able to take proper food or meal. जब वो चावल दाल नहीं खा रहा, जब वो रोटी नहीं खा रहा, तो ये सिर्फ बड़ी आसानी से वो ले लेता है, जिससे एक बैलेंस डाइट हो सकता है। तो इस एक्सपीरियंस जब डॉक्टर के सामने कई बच्चों ने वो ड्रिंक किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, हाँ ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है और ये एनोरेक्सिया में भी अच्छी उनको डाइट। देन उसके साथ जो यहाँ तक तो डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने की बात, पेशेंट को डायरेक्ट या जो पेशेंट तो नहीं कहेंगे, एक मदर को जो कि जिसके बच्चे के लिए फिर सप्लीमेंट की जरूरत है, जहाँ पर आप प्रोटीन को दूसरे एनर्जी ड्रिंक को कंप्लीट करना चाह रहे थे, तो उनको टारगेट करने के लिए आप इस 1 to 10 एज ग्रुप के साथ 1 to 2 भी शामिल है, आप अप्रोच नहीं करते। तो व्हाट दे डिड, अगर आप इनके पुराने टिन देखें तो उस पर लिखा हुआ था फॉर चिल्ड्रन 1 to 10, और जो अब उनके टिन्स हैं जो कि पिछले 15-18 साल से प्रमोट हो रहे हैं, जब ये टीवी पे गए हैं उस पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन 2 to 10। तो जो इनिशियल 1 साल है वो उन्होंने प्रोडक्ट में नॉट बहुत से या 2 दिन का वहाँ से तब्दीली ये करवाई क्या 1 साल वाला एरिया निकाल दें, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट पेशेंट को या डायरेक्ट मदर को या डायरेक्ट कंज्यूमर को, पेशेंट नहीं कहूँगा मैं इसलिए कि ये तो एक हेल्दी फूड है जो कि कोई भी बच्चा जो वीक है, जिसको सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, वो खा पी सकता है, ड्रिंक कर सकता है। तो उन्होंने इसमें प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स प्रोबेबली वही रहे, लेकिन इसकी जो प्रमोशनल एज ग्रुप है वो 2 साल बढ़ा दी ताकि वो टीवी पे ले जा सकें कि आउटडोर मार्केटिंग कर सकें और डायरेक्टली बता सकें। एंड देन फिर उन्होंने इसको टीवी पे का एड बनाया पीएफ म्यूजियम में और दूसरे जितने भी ऐसे इवेंट हैं जहाँ पे WWSK और स्कूल के इवेंट होते हैं वहाँ पे स्टॉल लगाने चाहिए। तमाम पाकिस्तान में स्कूलों के अंदर डाइटिशियन और न्यूट्रिशन की मौजूदगी में मदर्स को न्यूट्रिशनल अवेयरनेस है उनके प्रोग्राम किए, जिसमें सोसाइटल मार्केटिंग हम कहते हैं कि वहाँ पे आपने मदर को डाइट की गाइड किया, बच्चे की हाइट वेट एवेल्यूएशन की और साथ में अपनी प्रोडक्ट। तो इसके बाद प्रोडक्ट ने एक टर्न अराउंड लिया एंड देन there were many years when Pakistan was the champion among other countries। आपको पता है मल्टीनेशनल में एक आपस में भी कंपटीशन होता है, ये कौन सा कंट्री बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो पाकिस्तान आई गेस रिसीव्ड गोल्ड मेडल फॉर 3 or 4 years out of this whole time after bringing this। तो इस केस स्टडी में हमने क्या देखा कि वो अपने कस्टमर इनसाइट को जब लेकर गए कि कस्टमर इनसाइट कि मदर जो है वो अपने बच्चे को ट्रीटमेंट देना चाह रही है, लेकिन इशू क्या है कि जहाँ पर जो डॉक्टर है वो अपनी जगह पे सोचता है कि फीस दी है, इसने लैब करवाई है, ये दवाई खरीदेगा, इतने सारे पैसे लगे ऊपर में तो एक्सपीरियंस करने से ये पता चला कि वो सप्लीमेंट एक लग्जरी सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि इट विल हेल्प रिकवर फास्ट, इट विल रिड्यूस द कन्वेलेंस पीरियड। जब वो कोई और दवा खाना नहीं खा रहा, कोई और डाइट नहीं ले रहा, तो ये एक गिलास ड्रिंक को जो एक मुकम्मल उत्पादन देता है तो बच्चे के लिए लेना आता है, तो प्रिस्क्रिप्शन में भी इंक्रीज हुआ। Secondly, for the mothers, when they saw the TV ads or they saw this PDF for activity in their school or in a mall or in a park, what they did, they went and discussed with the doctor. Like after getting this for her child exam, the parents used to ask, "Can I also give this supplement? I
decision. Now, the patient is influencing the decision maker or prescriber, and it was easy for him or her to take it because after that the mother was ready to follow. She was not heading it her prescription cost खुद इस बारे में मत तो ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस केस स्टडी में कंपनी ने की कस्टमर की इनसाइट को मदर्स के अपने बच्चों के लिए जो एक सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और उस प्रोडक्ट में ये तब्दीली लाने के बाद और अपनी प्रमोशनल जो मेथड्स हैं उनको चेंज करने के बाद कंपनी ने तो दिस वाज वन ऑफ द केस स्टडी जो कि पाकिस्तान की लाइव स्टडी में ऐसे तो बहुत सी केस स्टडीज हैं जैसा कि जॉनसन एंड जॉनसन के जो बेबी लोशन है उसकी स्टडी है आपने यकीनन देखा होगा कि जॉनसन एंड जॉनसन ने जो है वो अपनी इनिशियली जब सेल बढ़ाई थी लोशन की तो कैसे बढ़ाई लेकिन अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अगले एक हफ्ते के अंदर जो टाइम है उसमें से इनिशियल 4 घंटे आज का दिन इवनिंग आज का दिन में काउंट कर रहा हूँ आज का दिन मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ कि आप इवनिंग में जा सकते हैं आप इफ्तार के बाद जा सकते हैं I'm not sure if all the markets are open, but maybe supermarkets or online stores are open from where you can study. Then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 दिन है आपके पास. जॉनसन एंड जॉनसन ने जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी पाकिस्तान में जो प्रॉपर कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करती थी वो वाइंड अप और अब उनकी प्रोडक्ट शायद सिर्फ इम्पोर्टेड आती है तो आपको पता ही करना है कि क्यों जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या फैक्टर्स हुए कस्टमर इनसाइट क्या है क्या उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी क्यों जॉनसन एंड जॉनसन ने पाकिस्तान से वाइंड अप कर लिया और अगर अभी आपको ये टास्क किया जाए आपका टास्क ये है कि गैप क्या थे उस वक्त क्या वजह थी कि जॉनसन जॉनसन सक्सेसफुल नहीं हो सकी जो पाकिस्तान में दिखती रहती या क्या वजूहत थी कि उस वक्त कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई क्या चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही थी और उसके ऊपर आप फिर कस्टमर इनसाइट मैं जानबूझ के लाइक दिस टाइम आई एम नॉट गिविंग अ फार्मा प्रोडक्ट एज असाइनमेंट लाइक लास्ट टाइम व्हेन आई रिक्वेस्टेड फॉर ब्रांड मैनेजर brand plan. So that was very important because most of you want to apply in people. And I know that gathering the data was the main challenge for you, for which you try to manage to tell me data or data brands. But this time I'm giving you the consumer product because आपका जो brand management के जो आपकी बल्ब है ना वो जलने चाहिए जो लाइट ऑन होनी चाहिए वो सिर्फ फार्मा प्रोडक्ट के तक नहीं होनी चाहिए. It should also be when you will be watching ads, so you should get the message out of that. किस तरह का ad बना है, क्या need identify कर रहा है, आपको टीवी ads भी वो स्टॉक से देखनी चाहिए. So this time what task I'm giving you is कि आपको identify करना है why Johnson Johnson might have from Pakistan. What was the challenge? Why couldn't they face those challenges? And if you are the brand manager, if you are given a task, आपको इंटरव्यू में कहा जाता है ऐसा कि आपको आपका टास्क ये है कि आपको जॉनसन एंड जॉनसन को पाकिस्तान में रीलॉन्च करना. आप इस पे एक काम करें एक केस स्टडी बना के लाएं कि जॉनसन जॉनसन को क्या इश्यूज थे वो उस वक्त उसको कैसे आइडेंटिफाई नहीं करते थे. अगर मैं ब्रांड मैनेजर होता या होती तो मैं उन प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करके उसका हल निकालती उनका सोल्यूशन निकालती या और उसको कैसे सक्सेसफुल बनाती या बनाता जॉनसन जॉनसन को पाकिस्तान. तो सोल्यूशन और सजेशन के साथ आप इस केस स्टडी का रिजल्ट सबमिट करना है एट द एंड ऑफ द डे थर्सडे को या फ्राइडे. और नेक्स्ट टाइम जब हम लास्ट क्लास में ओवरऑल चीज़ों को समराइज करेंगे सीवी और इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वक्त हम केस स्टडी को लेंगे. तो विद दिस एंड ऑफ टुडे सेशन आई होप आपको आज का सेशन में बहुत ज़्यादा स्लाइड्स नहीं थी लेकिन अगेन वो प्रैक्टिकल डिस्कशन था जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके आएगा. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन और आई विल रियली अप्रिशिएट आप मुझे ज़रूर अगर चाहें तो ग्रुप में फीडबैक देते हैं. अगर आपको लगता है कि तनकीद तन्हाई में करनी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है. यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली कि ये जो आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो ये था या ये अच्छी बात थी या ये बेहतर होनी चाहिए. फीडबैक इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट सबकी तरह मुझे भी है. वी ऑल कीप ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्फ. तो catch you inshallah soon. If you have any question, you can ask in the WhatsApp group or you can ask directly. It has been a long session. रमजान है तो आप भी बढ़ते हैं उसके बाद आप तरावी की तरफ और आप. Thank you very much. Bye bye.